Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on supply chain management. The course code is MGT 561. In the last lecture we were on the chapter 11 of the book, which is managing economies of scale in the supply chain, and more specifically we were considering cycle inventory. इस चैप्टर के अंदर अप टू सो फार हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं. मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम सप्लाई चेन के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन इट कम्स टू साइकिल इन्वेंट्री उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. साइकिल इन्वेंट्री का रोल क्या होता है सप्लाई चेन के अंदर. हम किस तरीके से साइकिल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं. मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं. होल्डिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट होती हैं. सारी की सारी साइकिल इन्वेंट्री की कॉस्ट हैं. हमने ये देखा कि किस तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. उसके अंदर हमने लॉट साइजिंग देखी कि जी लॉट साइजिंग कितना होना चाहिए, लॉट साइजिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है. अगर प्रोडक्शन हो रही हो तो उसमें किस तरीके से लॉट साइज डिटरमिन करना है. ये तो ज़्यादातर केसेस में तो हम ये कर रहे हैं ना कि आपके पास क्वांटिटी जो है वो क्यू इधर आ रही है और ये टाइम इधर है. आपके पास क्वांटिटी एकदम से आ जाती है, फिर वो यूज़ होती है, फिर आती है पूरा, फिर यूज़ होती है. प्रोडक्शन के अंदर ऐसे नहीं होता. प्रोडक्शन के अंदर आपके पास क्वांटिटी एकदम से नहीं आती, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आपके पास आ रही होती है और वो यूज़ भी हो रही होती है. अब फिर हमने देखा कि जी एग्रीगेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल ऑर्डर, ये वाला केस हमने सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस किया. उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया था कि जी हमारे पास ये वाला केस है कि जी सारी की सारा जो आपका लॉट है वो एक साथ ही आएगा. अब जब हमारे पास सारे का सारा लॉट आएगा तो फिर हमने देखा क्या अगर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ मंगवा लें, अपने ऑर्डर को एग्रीगेट कर लें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा. तो वो भी हमने कैलकुलेट किया है इस चैप्टर के अंदर. हमने ये भी देखा कि जी लॉट साइज़ किस तरह डिटरमिन किया जा सकता है जब हम उसके अंदर एग्रीगेशन कर रहे हो या जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट हों लॉट के अंदर. इसी तरीके से हमने सिचुएशंस देखी जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मंगवाते हैं तो कॉस्ट कितनी होती है. इसी तरह से हमने देखा कि अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ मंगवाते हैं तो फिर क्या कॉस्ट होती हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. आखिरी चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी वो क्वांटिटी डिस्काउंट्स थे कि जी क्वांटिटी डिस्काउंट्स होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं. मैंने आपको बताया था क्वांटिटी डिस्काउंट्स दो तरह के होते हैं. एक वॉल्यूम डिस्काउंट्स होते हैं, एक लॉट बेस्ड डिस्काउंट्स होते हैं. तो वो आप एक दफ़ा जाके बुक से फिर से देख लो. लेट्स स्टार्ट कि जी बाय अ लिटिल बिट. आखिरी जो हमने प्रॉब्लम की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उस प्रॉब्लम को हम फिर से ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं. आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड इतनी थी पर ईयर, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है. रिटेलर जब ऑर्डर करता है तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है. रिटेलर जब उस चीज़ की इन्वेंट्री को होल्ड करता है तो उसमें कितनी कॉस्ट है. अब ये इसमें पॉइंट 2 इसलिए लिखी हुई है कि दिस इज़ द पॉइंट 2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इसके अंदर लेट से 100 है तो $2 जो होगी या $20 जो है दैट विल बी द $20 विल बी दी होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर एक प्रोडक्ट को. तो ये परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में दिया जाता है. रिटेलर को प्रोडक्ट पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मैन्युफैक्चरर को ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को होल्डिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है और मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है. तो हमने देखा था कि जी अगर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर जो हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते और जो रिटेलर है वो अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉइट करता है या अपना जो है ऑर्डर उसको मैक्सिमाइज या अपने लॉट को का साइज जो है उसको
ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। लॉट के साइज को ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी कंस्ट्रेंट्स को देख के देखता है कि जी मुझे कितना लॉट मंगवाना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई होल्डिंग कॉस्ट है, रिटेलर की कोई होल्डिंग कॉस्ट है, रिटेलर की कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट है, रिटेलर की कोई मटेरियल कॉस्ट होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख के, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो अपना एक ऑप्टिमम, लोकल ऑप्टिमम डिसीजन लेता है कि जी रिटेलर के लिए जो ऑप्टिमम लॉट साइज है वो इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है, जिसके अंदर हमें डिमांड भी है, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट एट द रिटेलर, नॉट एट द मैन्युफैक्चरर बट एट द रिटेलर, होल्डिंग कॉस्ट एट द रिटेलर एंड द मटेरियल कॉस्ट एट द रिटेलर। तो हमारे पास पता चला कि जी जब रिटेलर इंडिपेंडेंटली अपने आप अपनी कंस्ट्रेंट्स को अंडर कंसिडरेशन रख के कोई लॉट साइज डिटरमिन करता है तो वो 6324 यूनिट्स पर लॉट के हिसाब से या पर ऑर्डर के हिसाब से मंगवा सकता है। अब इसकी एनुअल कॉस्ट हमने देख ली कि जी ओवरऑल एनुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो उसकी ऑलमोस्ट इतनी कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज अबाउट अगर आप इतना लॉट मंगवाते हो 6000 चीज़ों का, तो जब वो 6000 चीज़ें इस जगह पे, ये वाली जो वैल्यू है इस जगह पे आप डालोगे तो आपको एनुअल कॉस्ट पता चल जाएगी एट द रिटेलर। रिटेलर इस केस के अंदर ड्रग्स ऑनलाइन जो है, ये एग्जांपल चल रही है वही। तो एनुअल कॉस्ट रिटेलर को कितनी पड़ेगी, साल की उसको जो कॉस्ट होगी रिटेलर को वो इतनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरर को कितनी एनुअल कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि इस केस के अंदर रिटेलर मैन्युफैक्चरर से चीज़ मांग रहा है और इंडिपेंडेंटली मांग रहा है। रिटेलर बस मैन्युफैक्चरर को कहता है मुझे इतनी चीज़ चाहिए, इतने लॉट में चीज़ चाहिए, क्योंकि ये रिटेलर की जो है वो ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम ऑर्डर है। तो जाहिर बात है जब एक उसकी रिटेलर पे कॉस्ट आ गई कि जी कितनी है, अब मैन्युफैक्चरर को भी जाहिर बात है उतना ही लॉट उसको देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं देगा या उससे कम तो नहीं देगा। तो मैन्युफैक्चरर की भी कोई कॉस्ट आ रही है, वो भी हमने निकाल ली कि एनुअल कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर, जिसके अंदर हमने इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिस्कस किया हुआ है और इसकी मटेरियल कॉस्ट को डिस्कस किया हुआ है। ये वाला जो फार्मूलाज हैं ये मैं आपको पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही और रिटेलर अपना ऑप्टिमम देख रहा है या लोकल ऑप्टिमम देख रहा है, तो तब आपके पास एनुअल कॉस्ट जो आ रही है वो इतनी आ रही है कि जी आप 3000 इसके और 6000 जो है इसके मिलाओ, तो टोटल अगर आप इतने साइज का लॉट ऑर्डर कर रहा है रिटेलर और वो अपने ही ऑप्टिमम को देख के मैन्युफैक्चरर से डिमांड कर रहा है, तो पूरी जो सप्लाई चेन है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो इतनी आ रही है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज 9804। अगर रिटेलर इस साइज का लॉट मंगवाएगा तो दो स्टेजेस जो हैं मैन्युफैक्चरर और रिटेलर की, तो टोटल कॉस्ट कितनी, इन दोनों स्टेजेस पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी। हमारी तो कोशिश है ना कि जी पूरी सप्लाई चेन की कॉस्ट कम हो। अब देखते हैं कि जी लेट्स सी कि हम किस तरीके से इज देयर एनी लॉट साइज। हमने पहली दफ़ा तो देख लिया कि जी ऑप्टिमम लॉट साइज जब आपका जो रिटेलर है वो लोकली अपना लोकल ऑप्टिमम देख रहा है और सिर्फ अपनी कंस्ट्रेंट को कंसिडर करके आपसे एक लॉट मांग रहा है, तो इतना लॉट 6324 चीज़ों का लॉट इज़ ऑप्टिमम फॉर द रिटेलर। अब हम कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जो सिचुएशन है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर भी है और जिसके अंदर रिटेलर भी है, रिटेलर इसके अंदर डीओ के नाम से दिया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर। अब हम चाहते हैं कि इस पूरी सप्लाई चेन को, ये जो दो स्टेजेस हैं, इनका कोई ऐसा लॉट साइज है जो ऑप्टिमम हो, हम ये देखना चाहते हैं। तो वो लॉट साइज जाहिर बात है कि जी किस तरीके से निकाला जाएगा, दोनों की एनुअल कॉस्ट जो है उन दोनों को हम डाल देंगे कि जी ये कॉस्ट हैं।
मैन्युफैक्चरर रिटेलर की ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, होल्डिंग कॉस्ट इतनी है, मैन्युफैक्चरर की ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, होल्डिंग कॉस्ट इतनी है, और इसके अंदर हमने क्यू डाल दिया है विच इज़ दी लॉट साइज। अभी हम लॉट साइज निकालना चाह रहे हैं कि जी इन दोनों स्टेज का लॉट साइज क्या होगा। आप देखें ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने दोनों इधर यूज़ किए हैं, दोनों फार्मूलाज को बस एडअप कर दिया है, इसको प्लस इसको हमने एडअप कर दिया और वो हमने इधर लिख दिया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जी वो क्या लॉट साइज है जिस पे आपका जो है टोटल जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो जाहिर बात है इसको अगर हम करेंगे तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे कि जी डी सी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, और डी क्यू लॉट साइज के हिसाब से उसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 करेंगे तो उससे हमारे पास एक लॉट साइज आ जाएगा दैट विल बी ऑप्टिमम। और वो लॉट साइज जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो वो आपके पास इधर आ रहा है, दैट इज दिस। अब हम आई होप कि आपको ये जो डिफरेंशियल लेने की जो बेसिक थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं या थ्योरी जो है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि जो मैंने आपको इनिशियली चैप्टर के शुरू में बताया था ना कि जैसे जैसे लॉट बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो फिर उसकी कम होना शुरू हो जाती है। जितना बड़ा आप लॉट लेते जाते हो तो कॉस्ट कुछ कम होती है, कभी कभी वो कॉस्ट कम होती है फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम डिफरेंशियल इसलिए ले रहे होते हैं कि ये जो पॉइंट होता है इधर डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0, लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, ना उसके अंदर कोई इंक्लिनेशन नहीं होती, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो वो हम इसलिए कर रहे हैं कि वो कौन सा टोटल कॉस्ट का पॉइंट है जहां आपकी जो डिफरेंशियल है वो 0 हो रहा हो, तो वो ये हमारे पास निकल आया फॉर्मूला। अब ये जो हमारे पास Q स्टार आ रहा है इस पूरे प्रोसेस के बाद, वो हमें बताता है कि आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप इस सिचुएशन का ऑप्टिमम लॉट साइज निकाल सकते हैं। डिमांड आपको प्रोडक्ट की पता है, प्रोडक्ट की डिमांड इज अबाउट 120,000 पर ईयर। कॉस्ट ऑफ ये SR क्या होती है? SR इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एट द रिटेलर, SM is the ordering cost of the manufacturer, HR is the holding cost for the retailer, CR is the cost of unit cost of product to the retailer, के retailer को कितने की वो चीज़ पड़ती है, HM is the holding cost at the manufacturer और CM is the cost to the manufacturer, कि वो चीज़ कितने की पड़ती है उसको। तो इन सारों चीज़ों को जब हमने अंडर कंसिडरेशन रखा तो हमें पता चला कि जब दोनों स्टेजेस को हम दोनों स्टेजेस का अगर हम ऑप्टिमम निकालना चाहें जिसमें मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है, उन दोनों को हम उनका दोनों का एक ऑप्टिमम निकालना चाहें तो उस केस के अंदर हमारे पास जो ऑप्टिमम लॉट साइज है वो ये है 9000। पहले जब रिटेलर लोकली अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रहा था तो अब 6000 का लॉट निकलता था, 6000 यूनिट्स का लॉट निकल रहा है। इस केस के अंदर हमारे पास 9000 यूनिट्स का लॉट निकल रहा है। तो एनुअल कॉस्ट क्या होगी इसकी? अगर ये वाला लॉट रिटेलर मंगवाए तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ेगी? वो वही बात है, हम अब ये ऑप्टिमम लॉट वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास अब जो रिटेलर है उसको इतनी कॉस्ट पड़ेगी और मैन्युफैक्चरर को कितनी कॉस्ट पड़ेगी, वही Q स्टार हम जो ये 9000 की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको इतनी कॉस्ट पड़ेगी। अब इसके अंदर ज़रा सा डिफरेंस आप देखें। पहले केस के अंदर रिटेलर को $3795 पर ईयर की कॉस्ट पड़ती थी और जो आपके पास मैन्युफैक्चरर था उसको $6900 पर ईयर की कॉस्ट पड़ती थी। तो अब क्योंकि अगर आपका रिटेलर 6000 से बढ़ा के 9000 का लॉट मंगवा ले, 6324 के बजाय 9165 यूनिट्स का लॉट मंगवाए, तो उसकी प्राइस क्या हो रही है? उसकी कॉस्ट जो है एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग दिस प्रोडक्ट बढ़ रही है। इसी तरह से एनुअल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर
फॉर द मैन्युफैक्चरर कम हो रही है कि पहले उसको इतनी पड़ती थी क्योंकि रिटेलर अपना ऑप्टिमम देख के मंगवाता था ना, वो अपना फायदा देख के मंगवाता था। तो अब इसकी जो कॉस्ट तो कम हो रही है, इसको 1000 का फर्क पड़ रहा है, मगर उसको रिटेलर को जो है नुकसान हो रहा है। ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉस्ट कम हो गई है, पहले ये 9800 के मेरे ख्याल में थी, ऑलमोस्ट 9804, अब ये 91 हो गई है। तो ओवरऑल सप्लाई चेन की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई है, मगर जो नुकसान है वो रिटेलर को आ रहा है। तो अब इसका किस तरीके से अजाला किया जा सकता है कि जी आपको ऑलमोस्ट जो मैन्युफैक्चरर को ऑलमोस्ट 900 या ऑलमोस्ट $1000 का जो फ़ायदा हो रहा है इस केस के अंदर, ऑलमोस्ट $900 का फ़ायदा हो रहा है मैन्युफैक्चरर को, और रिटेलर को इज़ ऑलमोस्ट 300 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली $300 या टू बी मोर प्रिसाइज $265 का नुकसान हो रहा है। तो अब इस केस में अगर मैन्युफैक्चरर चाहे तो उसकी ज़रूरी है कि क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो इंसेंटिव दे रिटेलर्स को कि वो इतना ऑर्डर करें, और वो इंसेंटिव कितना होना चाहिए कि जी जो उनको नुकसान हो रहा है $265 का जो नुकसान हो रहा है रिटेलर को, वो नुकसान ना हो। वो अब यहाँ आती है, मैं आपको बार बार कह रहा था ना, शेयर करना, रिसोर्स शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, प्रॉफिट्स को शेयर करना, यही कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं। अब इस केस के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है उसको चाहिए कि वो रिटेलर को इस तरह के ऑप्शंस दे कि अगर वो रिटेलर इतना मंगवाता है लॉट तो उसको नुकसान ना हो, उसको फ़ायदा हो, एटलीस्ट $300 का फ़ायदा हो, ताकि जो वो ज़्यादा लॉट मंगवा रहा है वो उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो उससे कवर हो जाए। वरना तो अगर ये मैन्युफैक्चरर उसको नहीं देगा ये इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव, तो फिर क्या होगा, वो फिर अपनी रिटेलर फिर अपने लोकल ऑप्टिमम पे आ जाएगा और वो फिर से 6000 चीज़ें की लॉट मंगवाएगा। तो बेहतर यही है कि आप अगर चाहते हो एज अ मैन्युफैक्चरर, आप चाहते हो कि आपसे ज़्यादा लॉट मंगवाया जाए, तो आपको कोई इंसेंटिव देना पड़ता है अपने कस्टमर को या अपने रिटेलर को जिसको आप चीज़ पहुंचा रहे हो। तो यू हैव टू डिज़ाइन अ सूटेबल क्वांटिटी डिस्काउंट दैट गेट्स, ये वही एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन है कि जी आपको सूटेबल क्वांटिटी डिस्काउंट मेंटेन करना है या मैनेज करना है, कितने फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, ये सारी की सारी बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जी अगर मार्केट के अंदर जो है प्रोडक्ट ऐसी हो जिसके अंदर आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास कोई पावर हो, मार्केट पावर हो, तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ हो कि जी जो किसी और ने आपको ना आपका कोई कंपेटिटर जो है वो ना पहुंचा सके, वो या चीज़ डिलीवर ना कर सके, तो उस केस के अंदर हम किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बोथ इन मैन्युफैक्चरर एंड इन केस ऑफ रिटेलर। तो अब हम देखते हैं कि जब आपके पास ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें फर्म के पास मार्केट पावर हो। मार्केट पावर कब आती है कि जी जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो आपकी ज़ाहिरी बात है, आपके पास मार्केट में एक एडवांटेज है, आपके पास मार्केट में एक पावर है। तो बिफोर स्लाइड्स पे तो आप देख रहे होंगे, ये ज़रा मैंने इंफॉर्मेशन को समराइज़ किया हुआ है, मगर आई विल डिस्कस इट। ये चीज़ जो है, दिस इज क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर प्रोडक्ट फॉर विच द फर्म हैज़ मार्केट पावर। Now consider the scenario in which the manufacturer has invented a new vitamin pill which is VitaHerb, which is derivative from herbal ingredients and has other properties which are highly valued in the market. Few competitors have a similar product, so it can be argued that the price at which the retailer sells the product influences demand.
ठीक है, आपके कंपेटिटर ये चीज़ आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। और दूसरी बात है कि जी क्योंकि कोई और नहीं प्रोवाइड कर सक रहा, तो आप मैन्युफैक्चरर हो, आपका एक रिटेलर है, रिटेलर इस केस के अंदर ड्रग्स ऑनलाइन, ये वही एग्जांपल चलती जा रही है आपके चैप्टर के अंदर। जो डिमांड है वो इस रिलेशनशिप से शो हो रही है कि जितनी आप प्राइस रखोगे प्रोडक्ट की, ये पी जो है दिस इज द प्राइस, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड आएगी। अगर मैं प्राइस 4 रखता हूँ, $4 रखता हूँ, तो उसके हिसाब से कस्टमर डिमांड करेगा। 5 करता हूँ तो उसके हिसाब से डिमांड आएगी। जाहिर बात है आपका कोई कंपेटिटर तो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, यू हैव द पावर, यू हैव इन्फ्लुएंस, तो उसका डिमांड इतनी आ रही है। अब इसके अंदर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़ रही है, जो कॉस्ट पर यूनिट बॉटल जो पड़ रही है मैन्युफैक्चरर को, वो इतनी पड़ रही है विच इज़ $2 पर बॉटल। CR इसके अंदर अब डिस्कस करते हैं कि जी कितना होना चाहिए इसके अंदर, जो बेसिकली कि कितनी वैल्यू किस कॉस्ट पे आपको जो रिटेलर है उसको कितने की चीज़ बेचनी चाहिए और जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितने की बेचनी चाहिए। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली PROFR से मतलब है प्रॉफिट टू द रिटेलर, PROFM से मतलब है प्रॉफिट टू द मैन्युफैक्चरर। प्रॉफिट टू द रिटेलर किस तरीके से आपका रिप्रेजेंट होता है कि जी जो उसकी प्राइस है माइनस जो कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्ट की रिटेलर को। रिटेलर का प्रॉफिट क्या होगा, जो प्रोडक्ट की प्राइस रिटेलर बेच रहा है, बेचेगा तो ये जो पी की वैल्यू है तो रिटेलर ही सेट करेगा ना। तो रिटेलर जितने की चीज बेच रहा है उस पे इफेक्ट, जितने की चीज वो बेचेगा, जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट पे अफेक्ट पड़ेगा। जाहिर बात है महंगी चीज बेचोगे तो कम लोग खरीद सकते हैं, ज्यादा सस्ती चीज बेचोगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो वो रिलेशनशिप इससे शो हो रहा है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर ने सेट करना है। रिटेलर ने वो प्राइस डिपेंडेंट किस पे करनी है कि जी जो उसको कॉस्ट पड़ रही है, और ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है कि जो उसने प्राइस कस्टमर को दी, जो रिटेलर को खुद कॉस्ट पड़ी, वो क्या आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया। और जितना प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जितनी चीज़ें उसने बेची, वो जितनी चीज़ें किस तरह से डिटरमिन की जा सकती हैं इस डिमांड कर्व से कि पी की वैल्यू डालो, पी की वैल्यू जो भी डालोगे उसके हिसाब से आपके पास एक नंबर आ जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ कि जी पी की वैल्यू 4 है, तो 6 4 24, 24,000 आ जाएगा। पी की वैल्यू जब मैं 4 रखूंगा तो मेरे पास ये जो रिलेशनशिप है ये 24 आ जाएगा। 360,000 माइनस 24, तो मैं 360 में से 240 माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास 120,000 मेरा जो होगा दैट विल बी 120,000 की डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितनी की, मैंने 4 की बेची है और लेट से मुझे 3 की पड़ रही है, तो मैं कितना कमाऊंगा, मैं $120,000 कमाऊंगा। तो ये रिटेलर के इस तरीके से प्रॉफिट टू द मैन्युफैक्चरर किस तरह निकाला जा सकता है। प्रॉफिट टू द मैन्युफैक्चरर के जी मैन्युफैक्चरर जो अपने रिटेलर को जो चीज़ दे रहा है वो कितने की दे रहा है, दैट इज CR, और CM जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसको किसने, जो मैन्युफैक्चरर है उसको वो चीज़ कितने की पड़ रही है। फिर उसके बाद वही डिमांड कर्व इसके अंदर शो हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि जी क्या प्राइस होनी चाहिए जिससे आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए रिटेलर का। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए रिटेलर का तो वो सिंपल सा तरीका है कि आपने प्रॉफिट PROF टू द रिटेलर इज दिस विच इज इक्वल टू जो प्राइस है माइनस CR, रिटेलर को जितने की कॉस्ट पड़ रही है, जो उसका डिमांड कर्व है 360,000 माइनस 60,000 विच इज, और उसको मल्टीप्लाई बाय P कर दें तो ये इसकी डिमांड है। आप डिफरेंशिएशन लें प्रॉफिट की विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस,
उसको ज़ीरो करना है आपने। जब उसको इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो आपके पास क्या होगा कि यू विल हैव टू फाइंड आउट दी डिफरेंशिएशन। तो लेट मी जस्ट 360,000 इंटू पी माइनस 60,000 इंटू पी स्क्वायर माइनस 360,000 इंटू सी आर प्लस 60,000 P इंटू सी आर। ठीक है, अब ये जो ओरिजिनल रिलेशनशिप था वो प्रॉफिट को अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करके उसकी ब्रैकेट्स खोल देता हूँ तो वो इस तरह से बन जाता है। ठीक है, जब मैं इसका डी प्रॉफिट टू द रिटेलर डिवाइडेड बाय डी पी करता हूँ तो क्या करूँगा, मैं डिफरेंशिएशन लेना शुरू करूँगा। इसका डिफरेंशियल 360,000 P जो है रेज टू पावर 1 है तो वो 1 इधर आ जाएगा, -1 आ जाएगा तो रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो अब मैं P हटा सकता हूँ। इसी तरह से ये 2 आ जाएगा तो 2 इंटू 60,000 इंटू P, ये वाला जो है इसका डिफरेंशियल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर P की वैल्यू ही नहीं है तो डिफरेंशिएट हम कर ही नहीं सकते। तो दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस अब इसका क्या हो जाएगा, 60,000 जो P है वो ख़त्म हो जाएगा और CR रह जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसको इक्वल टू 0 जब कर देंगे तो इक्वल टू 0 जब इसको कर देंगे तो यू विल हैव ऑलमोस्ट 120,000 P इक्वल्स टू 360। क्योंकि ये वाला जो 120 है इसको मैं ज़ीरो कर दिया हमने तो मैं उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गया हूँ। 360,000 प्लस 60,000 CR। ठीक है, और जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 120 कर देता हूं तो ये 3 आ जाएगा प्लस CR डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जब मैं इस इक्वेशन को मैं 120 से डिवाइड करता हूं, 120,000 से डिवाइड करूंगा इस पूरी इक्वेशन को तो मेरे पास ये आ जाएगी। तो अब हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो जो प्राइस होगी वो इतनी रखनी है जो इस रिलेशनशिप से पता चल रहा हो। तो रिटेलर को जो प्राइस कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्ट की उसका और जो ओरिजिनल प्राइस टू द कस्टमर होगी, ये कस्टमर को प्राइस है ना, ये जो रिटेलर है उसको जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है। तो आपकी कस्टमर की जो प्राइस होनी चाहिए और जो रिटेलर की प्राइस है उसके अंदर जब आप ये वाला रिलेशनशिप रखेंगे तो आपका जो ऑप्टिमम हो जाएगा प्रॉफिट टू दी जो प्रॉफिट टू दी रिटेलर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जी आपको पता है कि जी इस केस के अंदर जो रिटेलर जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता है कि जो रिटेलर है वो अपना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा प्रॉफिट को। ठीक है, उसको पता है कि वो इस प्राइस पे उस जो कस्टमर है उसको इस प्राइस पे चीज़ बेचेगा कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। तो अब मैन्युफैक्चरर ने देखना है कि मैं कितने की चीज़ बेचूं कि मेरा भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो उस केस के अंदर फिर वही एग्जांपल जो इधर हमने देखी है कि जी प्रॉफिट टू दी मैन्युफैक्चरर इस रिलेशनशिप से शो हो रहा है। ये देखें पहला वाला रिलेशनशिप तो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि जी प्रॉफिट टू दी वो कौन सा रिलेशनशिप है जिस पे जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसका जो है वो प्रॉफिट बढ़ जाए। तो वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। तो प्रॉफिट एट दी मैन्युफैक्चरर इज अबाउट CR CM। CR और CM क्या है? ये जो CR है ये कॉस्ट जो रिटेलर को कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्ट की। CM जो है वो जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको जो कॉस्ट पड़ रही है पर यूनिट प्रोडक्ट की। आगे हम डिमांड कर्व लगा देते हैं प्रोडक्ट का -60,000। ठीक है, 60,000। अब इधर जो है हमने P की वैल्यू लगाई हुई है ओरिजिनल फार्मूला के अंदर ना, यहाँ हमने P लगाया हुआ था ये। अब वो वाला जो P है हम लेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरर को पता है कि रिटेलर अपना जो फायदा है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए उसको ये प्राइस का रिलेशनशिप पता है कि ये वाला रिलेशनशिप यूज करेगा
क्यों पता है? क्योंकि उसको ये बेसिक ये इन्फॉर्मेशन तो सारों को ही पता होती है ना कि अगर आपको डिमांड कर्व पता हो प्राइस प्रोडक्ट का तो आप इससे इजीली निकाल सकते हैं ये वैल्यू। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इधर P लिखने के बजाय हम P की वो वाली वैल्यू लिख देते हैं विच इज 3 प्लस CR/2। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू की। अब इसके अंदर हमें पता है कि जी जो कॉस्ट टू दी मैन्युफैक्चरर है पर यूनिट प्रोडक्ट की वो $2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो है प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट टू दी मैन्युफैक्चरर की जो इक्वेशन है उसके अंदर CM की वैल्यू को 2 डाल देते हैं। तो CR माइनस, अभी हमें नहीं पता कि जी मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड करना है कि क्या कॉस्ट मैं सप्लाई अपने जो मेरा रिटेलर है, जो मैन्युफैक्चरर का कस्टमर है विच इज द रिटेलर ऑफ द प्रोडक्ट, रिटेलर ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसका जो एंड कस्टमर है वो है जो डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की। तो अब अभी मैन्युफैक्चरर को तो पता है कि मुझे ये चीज़ इतने की पड़ रही है, मैन्युफैक्चरर को ये भी पता है कि जी जो उसका रिटेलर है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, और वो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा तो वो प्राइस का ये वाला रिलेशनशिप यूज करेगा। तो अब हम ये चीज़ें डाल के देखते हैं कि क्या होनी चाहिए CR की वैल्यू, कि कॉस्ट टू दी मैन्युफैक्चरर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है कि जी मैं अपने रिटेलर को कितने की चीज़ दूं। ठीक है, ये सारी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसकी कंस्ट्रेंट्स वही हैं कि जी मार्केट के अंदर कोई आपका कंपेटिटर नहीं है, आपकी एक मार्केट पावर है, आपकी जो डिमांड है वो उस रिलेशनशिप से गवर्न हो रही है। ठीक है, तो आपके पास एक रिलेशनशिप होना चाहिए, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जो प्राइस और डिमांड, आपको डिमांड कर्व जिसको कहते हैं वो बताए, और आप मार्केट में अकेले सप्लायर हो इस चीज़ के या अकेले मैन्युफैक्चरर हो इस चीज़ के, तब ये जो कैलकुलेशंस हैं ये काम करेंगी। अगर आपके कंपेटिटर्स आ जाएं तो देन द सिचुएशन बिकम्स डिफिकल्ट, फिर डिमांड कर्व में भी ज़रा सी चेंजेस आएंगी। अब आपके पास हमने वैल्यू 2 डाली अंदर, और फिर हमने इसको जब CM की वैल्यू हमने 2 करके फिर बाकी हमने इस रिलेशनशिप को 360,000 माइनस 60,000 इसको मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस CR डिवाइड बाय 2, और फिर इस तरह जब हम इसको खोल लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो CR माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180,000 माइनस 30,000 CR आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, जब हम इस चीज़ को खोलेंगे तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने फिर से डिफरेंशियल लेना है, हमने प्रॉफिट टू द मैन्युफैक्चरर को मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू CR, के इस केस के अंदर हमारे पास वो क्या कॉस्ट होनी चाहिए टू दी रिटेलर, मैन्युफैक्चरर वो क्या कॉस्ट रखे रिटेलर के लिए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम उसका डिफरेंशियल लेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। जब हम D प्रॉफ बाय D CR करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशनशिप हम बड़े इजीली इसको कर सकते हैं, CR इंटू 1800 माइनस 30,000 इंटू CR स्क्वायर माइनस 18 इंटू 270,000 minus plus which is 60,000 CR। अब जब आप इसका डिफरेंशियल लोगे तो it will be about 180,000 minus 60,000 CR plus 60,000। इसको जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास CR की क्या वैल्यू आएगी, CR की वैल्यू आपके पास $4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट जब अपने रिटेलर को सेल करे तो वो $4 पे अगर सेल करेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से हमने पिछली स्लाइड के अंदर एक रिलेशनशिप निकाला था कि जी अब प्राइस टू द एंड कस्टमर इस रिलेशनशिप से, कि अगर रिटेलर इस रिलेशनशिप को यूज़ करे, मैथमेटिकल रिलेशनशिप को, तो वो प्राइस निकाल सकता है जिससे उसका जो है वो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है रिटेलर का। तो अब हम यही वैल्यू, जब हम P की वैल्यू इक्वल देखते हैं 3 + CR + 2, 3 + CR डिवाइडेड बाय 2, CR की वैल्यू हम 4 डाल देते हैं, 3 + 4/2 विच इज 5। ठीक है, तो अब कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट $5 में मिलेगी, ये कस्टमर को मिलेगी। ठीक है, आपका जो रिटेलर है उसको वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से $4 में मिलेगी, और आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसको वो प्रोडक्ट इतने की पड़ रही है, $2 की। अब इस केस के अंदर ये सारे के सारी जो एंटिटीज हैं वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही हैं, इंडिविजुअली वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही हैं। ये सारे का सारा सोल्यूशन वही है जो मैंने आपको बताया। अब CR जो था वो हमने निकाल लिया 4, प्राइस हमने 5 निकाल ली। टोटल मार्केट डिमांड जो होगी, जब आप प्राइस को करोगे ना 5, तो आपके पास टोटल मार्केट डिमांड आ जाएगी इतनी। प्रॉफिट टू द रिटेलर क्या होगी, वो वैल्यूज हम डालेंगे। हमारे पास रिटेलर को इतना फ़ायदा हो रहा है 60,000 का, मैन्युफैक्चरर को कितना हो रहा है, वैल्यूज डालेंगे इन फार्मूलाज के अंदर। तो आपके पास मैन्युफैक्चरर को इतना फ़ायदा हो रहा है, पूरा सप्लाई चेन का इसके अंदर, इस केस के अंदर जहां आपका जो रिटेलर है उसका फ़ायदा हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का कितना फ़ायदा, टोटल सप्लाई चेन में कितना फ़ायदा होगा, दैट विल बी अबाउट 180,000, आई थिंक, यस, 180,000 पूरी सप्लाई चेन का फ़ायदा हो रहा है। कि जी अगर आप ये जो आपके मैन्युफैक्चरर है, जो आपका रिटेलर है, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अपनी प्राइस को सेट करें, तो उनमें टोटल सप्लाई चेन का कितना फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ अबाउट 180,000। क्यों, रिटेलर को इतना हो रहा है, मैन्युफैक्चरर को इतना हो रहा है। जब आप इन दोनों का ऐड अप करोगे तो टोटल सप्लाई चेन का इस केस के अंदर इतना फ़ायदा हो रहा है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि जी इज़ देयर अ कंबाइंड वैल्यू, अगर रिटेलर और जो आपका मैन्युफैक्चरर और जो रिटेलर है, अगर वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, तो क्या उधर कोई फ़ायदा है, कोई प्राइस ऐसी है जिससे ओवरऑल सप्लाई चेन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। अब इस केस में आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी जो प्रोडक्ट थी उसकी डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट थी। जितनी सस्ती करोगे उतनी ज़्यादा बिकेगी, जितना महंगा करोगे उतनी कम बिकेगी। इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने काम किया तो प्राइस हाई गई। किस तरीके से अब हम जो है प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि जो अगर प्राइस उसकी कम की जाए तो डिमांड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की, डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। मगर इन दिस सिचुएशन, जो मैंने आपसे अभी जो सिचुएशन डिस्कस किया कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो दोनों इतना ही, रिटेलर जो है वो इतना फ़ायदा कमा सकता है, मैन्युफैक्चरर इतना फ़ायदा कमा सकता है, क्योंकि वो अपनी प्राइसिंग जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, हमें पता है कि मैन्युफैक्चरर को वो चीज़ $2 की पड़ रही है, फिर CR कितने की होगी और एंड प्राइस क्या होगी वो हमने निकाल ली इजीली। अब लेट्स से कि हम कहते हैं कि क्या तरीका है जिससे हम, अगर हम कोऑर्डिनेट करें, लेट्स से कि रिटेलर और मैन्युफैक्चरर हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें इन सेटिंग द प्राइस, तो उसका जो रिलेशनशिप है कि जी ओवरऑल प्रॉफिट टू द सप्लाई चेन क्या होगा, जो प्राइस है और जो मैन्युफैक्चरर को प्राइस पड़ रही है, ठीक है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। जो कस्टमर को प्राइस पड़ रही है वो तो प्राइस है, और जो मैन्युफैक्चरर को चीज़ बनाने में जो पैसे लग रहे हैं वो कितने हैं, और डिमांड कर्व इतना है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है। अब वही हम उसका सारा कैलकुलेशन करके
हमने पहले जो ये निकाला था वो रिलेशनशिप इस तरीके से निकाला था। अब वही हम डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन, इस जो है डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू किस प्राइस पे जो है आपका जो प्रॉफिट है ओवरऑल वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो वो डी प्रॉफिट बाय डी पी करेंगे और इक्वल टू 0 डिफरेंशिएशन इसकी लेंगे। तो उसी से ही हमें पता चल जाएगा कि जी जो डिफरेंशिएशन जब हम लेते हैं तो हमारे पास एक ये रिलेशनशिप आ जाएगा कि ये वो प्राइस है जिस पे पूरी सप्लाई चेन का जो ये वो रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस टू द कस्टमर, जिस पे पूरी सप्लाई चेन का जो है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। जब हम इसके अंदर सीएम की वैल्यू डालते हैं जो 2 है, तो हमें पता चलता है कि अगर एंड प्रोडक्ट अगर हम कस्टमर को $4 की चीज़ दें तो तब हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। वो कितना होगा? दैट विल बी $240। ठीक है, $240 इतना। तो अब आप देख लें कि जी पहले आपकी पूरी सप्लाई चेन का $180,000 फ़ायदा हो रहा था, ओवरऑल सरप्लस जो था प्रॉफिट उसका, और इस केस के अंदर $240,000 का हो रहा है। अब इधर फिर वही बात है कि आपको देखना है कि इंडिविजुअल एंटिटी को कितना फ़ायदा हो रहा है और फिर उनको एक दूसरे के साथ उनको एक मैकेनिज़्म या एक स्कीम्स होनी चाहिए जिससे प्रॉफिट शेयरिंग हो सके। ठीक है, तो फिर उससे क्वांटिटी डिस्काउंट्स दे सकते हैं ताकि प्रॉफिट शेयरिंग हो सके। डिफरेंट तरीके हैं जिनसे प्रॉफिट शेयरिंग हो सके। कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि भाई तुम इतने की चीज़ बेचना, जितना फ़ायदा होगा जितना तुम्हें प्रॉफिट होगा उसका आधा प्रॉफिट में या 50% प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर तुम्हें दे देगा। बहुत तरीके हैं जिससे आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस की है जिसके अंदर क्वांटिटी डिस्काउंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं ताकि आप सप्लाई चेन के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ा के आप अपने सप्लाई चेन के ओवरऑल सप्लाई चेन के सरप्लसेस बढ़ाएं और जो आपको फ़ायदा होता है वो फिर आप आपस में एक दूसरे के साथ इक्विटेबली उसको बांट सकते हैं। अब क्या स्कीम्स हैं डिफरेंट, अभी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिए कि जी जब आप कोई काम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके करते हो तो तब उसका क्या फ़ायदा होता है, जब एक दूसरे के साथ मिल के करते हो, कोलैबोरेट करते हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है। कुछ बुक के अंदर प्राइसिंग स्कीम्स डिस्कस की गई हैं जिसके अंदर वॉल्यूम डिस्काउंट, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट, 2 पार्ट टैरिफ्स, ये प्राइसिंग स्कीम डिस्कस की गई है। आई विल सजेस्ट कि जी आप जाओ और इसको ख़ुद भी पढ़ो, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। ये स्कीम्स इसलिए डिस्कस की गई हैं कि क्योंकि आप अगर कोलैबोरेट करो तो फ़ायदा होता है, इंडिपेंडेंटली हर काम करोगे सप्लाई चेन के अंदर तो ओवरऑल आप अपने आप को तो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, सप्लाई चेन के जो प्रॉफिट्स हैं वो मिनिमाइज़ कर रहे होगे। तो अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो लोगों को कोलैबोरेट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम उन डिफरेंट स्टेजेस को एक दूसरे से कोलैबोरेट करा सकते हैं। उसके अंदर 2 पार्ट टैरिफ्स है। इसके अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर चार्जेस इट्स एंटायर प्रॉफिट एज एन अपफ्रंट फ्रेंचाइज फीस। ठीक है, सेल्स टू द रिटेलर एट कॉस्ट, रिटेल प्राइस डिसीजन इज बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, इफेक्टिवली मैक्सिमाइजेस द कोऑर्डिनेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया ना कि ये देखें इतना फ़र्क पड़ रहा है 180 और 240। ठीक है, इतना फ़र्क पड़ रहा है। इस दोनों में कितना फ़र्क है, ऑलमोस्ट 60,000 का फ़र्क पड़ रहा है। तो अब क्या करेगा कि जब भी अब अगर आपने डबल टैरिफ इम्प्लीमेंट करना है, 2 पार्ट टैरिफ इम्प्लीमेंट करना है, तो अब मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर से कहेगा ठीक है तो मुझे 60,000 रुपया फ्रेंचाइज फीस दे दो पहले से, और फिर तुम अपनी जो भी तुमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, प्रोडक्ट की जो प्राइस रखनी है तुम अपनी मर्जी से रखो। तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्राइस इस तरह से रख लेता है कि जी
उसका जो है, क्योंकि जब 60,000 ऐड हो जाएगा प्रॉफिट टू दी रिटेलर की इक्वेशन के अंदर प्लस 60,000, तो जब वो अपना निकालेगा तो उसको ऑटोमेटिकली वो CR जो उसकी प्राइस आएगी ना, वो ऑलमोस्ट $4 पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है कि जी आप फ्रेंचाइज फीस ले लो और फिर रिटेलर को कहो जो जिस मर्जी कॉस्ट पे तुमने बेचना है, वो आखिर में उसी प्राइस पे आ जाएगा जो ऑप्टिमम प्राइस है ओवर ऑफ दी होल सप्लाई चेन। वॉल्यूम बेस्ड क्वांटिटी डिस्काउंट्स design a volume based discount scheme that gets the retailer to purchase and sell the quantity sold when the two stage coordinates their action। अब इसके अंदर वॉल्यूम डिस्काउंट भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि जी वॉल्यूम डिस्काउंट दो ताकि जो रिटेलर है वो उतनी क्वांटिटी सेल करे जो ऑप्टिमम हो। अब वो जो क्वांटिटी हमने पिछला रिलेशनशिप देखा था ना कि जो डिमांड कर्व था दैट वाज डिमांड कर्व वाज 360 माइनस 60,000 into P। अब इसके अंदर P जो ऑप्टिमम P था वो $4 था, $4 था जब वो ऑप्टिमम प्राइस टू द कस्टमर। तो आपके पास जो ओवरऑल $4 जब आप डालते थे तो ओवरऑल डिमांड कितनी आती थी प्रोडक्ट की, 60,000 आती थी। ठीक है, तो 60,000 प्रोडक्ट की ये ऑप्टिमम डिमांड है प्रोडक्ट की कि जी इस डिमांड पे आपका जो सप्लाई चेन का आई थिंक इट इज द ऑप्टिमम डिमांड ये 4 पे, आई थिंक वी शुड पुट 4 हेयर, 6 4s are 24। तो ऑलमोस्ट टोटल मार्केट डिमांड जो होगी दैट विल बी 36,240 विच इज 021, तो 120,000। अगर ये प्रोडक्ट की प्राइस हम 4 रखते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस 4 रखते हैं, तो हमारी जो टोटल डिमांड होगी प्रोडक्ट की दैट विल बी 120,000। अब ये वो ऑप्टिमम डिमांड है यूनिट्स पर ईयर जिस पे पूरी सप्लाई चेन को फायदा होता है। तो आप ऐसा वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट रखो, क्वांटिटी डिस्काउंट, कि अगर तुम इतना इतना खरीदोगे, अगर रिटेलर इतनी क्वांटिटी के करीब करीब बेचेगा तो उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ये वो स्कीम्स हैं, या तो 2 टैरिफ स्कीम है, 2 पार्ट टैरिफ, कि जी आप अप फ्रंट ही पैसे ले लो, जितना आपको फायदा होना है आप अप फ्रंट ही पैसे ले लो रिटेलर से, और फिर रिटेलर से कहो तुम अपनी प्राइस खुद सेट कर लो, कोई टेंशन नहीं, आखिर में वो उसी प्राइस पे आ जाएगा जो ओवरऑल सप्लाई चेन की ऑप्टिमम है। दूसरा तरीका ये है कि जी आप क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऐसे दो, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स ऐसे दो कि जी इतनी क्वांटिटी तक वो सेल करे तो उसको सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, ज़ाहिरी बात है, ये नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स, क्वांटिटी डिस्काउंट्स आ जाते हैं। 2 टैरिफ जो होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है कि जी आपको फ्रेंचाइज फीस देनी पड़ती है पहले से ही उसको। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सप्लाई चेन के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं। अब आगे ओवरऑल जो समझने की चीज़ें थी, जो न्यूमेरिकल पार्ट्स थे, वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके अंदर कोई इतनी देख लिया हमने कि जी क्वांटिटी डिस्काउंट्स का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, किस तरीके से हम लॉट साइज़ निकाल सकते हैं, 1 ऑर्डर करें, 2 ऑर्डर करें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, तो उसके हिसाब से हमने देख लिया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम डिस्काउंटिंग स्कीम्स। क्वांटिटी डिस्काउंट्स प्ले अ रोल इन द सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्रूव सप्लाई चेन प्रॉफिट्स। अब आपको याद हो तो ये शुरू के अंदर जब हमने ये कहा था ना कि वाई क्वांटिटी डिस्काउंट्स, तो उसके अंदर था कि जी इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन टू द टोटल सप्लाई, इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड इंक्रीजेस द टोटल प्रॉफिट। तो ये पहली बात आ गई कि जी हमने प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्कस कर लिया। उस पॉइंट पे हमें समझ नहीं आ रही थी, मगर अब इस पॉइंट पे हमें बात समझ आ जाती है कि क्वांटिटी डिस्काउंट्स का क्या फ़ायदा। इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स सरप्लस थ्रू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि जो सप्लाई चेन का जो एडिशनल जो प्रॉफिट होता है वो भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकती है अगर हम क्वांटिटी डिस्काउंट्स अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें।
इसी तरीके से डिस्काउंटिंग स्कीम्स दैट आर ऑप्टिमम आर वॉल्यूम बेस्ड एंड नॉट लॉट बेस्ड साइज अनलेस द मैन्युफैक्चरर हैज लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच लॉट। अब जितनी भी डिस्काउंट स्कीम्स हैं वो ज़्यादातर ऑप्टिमम वॉल्यूम बेस्ड होती हैं, लॉट साइज बेस्ड नहीं होती, अनलेस कि जी मैन्युफैक्चरर हैज़ लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच लॉट, कि जी अगर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो हर लॉट के साथ, तो उस सिचुएशन में लॉट साइज बेस्ड ज़्यादा अच्छी हैं, मगर नॉर्मली डिस्काउंट स्कीम्स में वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट for a manufacturer, a two-part tariff or volume-based discount with the manufacturer passes on some of the fixed cost to the retailer, optimally coordinates the supply chain and maximizes the profit. अब अगर आपके पास large fixed cost associate हों भी, तो टू पार्ट टैरिफ्स एंड वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से पास ऑन करता है कुछ फिक्स्ड कॉस्ट टू द रिटेलर, यानी कि इससे जो ये जो टैरिफ स्कीम्स हैं इससे आप जो मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो रहा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ओवरऑल सप्लाई चेन के अंदर जो है ना शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रही होती है। लॉट साइज बेस्ड डिस्काउंट्स टेंड टू रेस द साइकिल इन्वेंट्री इन द सप्लाई चेन। साइकिल इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अगर आप लॉट बेस्ड डिस्काउंट्स दोगे, लॉट साइज बेस्ड डिस्काउंट्स, तो उससे आपकी ओवरऑल सप्लाई चेन की साइकिल इन्वेंट्री बढ़ेगी। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स आर कंपैटिबल विद लॉट्स, स्मॉल लॉट्स दैट रिड्यूस साइकिल इन्वेंट्री। जब आप वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स देते हो तो आपकी साइकिल इन्वेंट्री कंपैरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू लॉट साइज बेस्ड डिस्काउंट्स। रिटेलर विल टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द लॉट टुवर्ड द एंड ऑफ द एवेल्युएशन पीरियड, द हॉकी स्टिक फिनोमेना। अब इसके अंदर एक और फिनोमेना है, जब आप बुक के अंदर जाके पढ़ोगे कि नॉर्मली रिटेलर्स की कोशिश होती है कि वो अपना जो लॉट साइज है वो एंड ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि जब एवेल्युएशन पीरियड ख़त्म हो रहा है या डिमांड जो है आखिर में ज़्यादा मंगवा लें एज़ कम्पेयर के शुरू में, ठीक है। तो उससे मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम पड़ती है कि जी मैन्युफैक्चरर शुरू में आइडल, उसकी जो कैपेसिटी है वो आइडल रहती है और फिर बाद में एकदम से जब डिमांड आती है तो फिर उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही होती। तो ये भी एक फिनोमेना है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक के अंदर दी हुई है। आई वुड सजेस्ट कि आप उस बुक को ज़रा जाके एक दफ़ा देख लीजिए। विद मल्टीपल रिटेलर्स विद डिफरेंट डिमांड कर्व, ऑप्टिमम डिस्काउंट कंटिन्यूज टू बी द वॉल्यूम बेस्ड with the average price charged by the retailer decreasing as the rate of purchase increases. इसकी भी explanation I would suggest आप book के अंदर देखें। बाकी जो information रह गई है इसके अंदर अब हम देखते हैं कि जी किस तरीके से हम, अगर हम शॉर्ट टर्म डिस्काउंटिंग देते हैं या ट्रेड प्रमोशन देते हैं तो उनका क्या फ़ायदा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज सप्लायर प्रॉफिट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, सप्लायर प्रॉफिट्स किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी सारी की सारी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सेटिंग अ फिक्स प्राइस फॉर ऑल यूनिट डज नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कैन ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट by pricing each unit differently based on customer marginal evaluation of each quantity. Quantity discounts are one mechanism for price discrimination because customer pay different prices based on quantity purchased. तो सिंपल सी बातें हैं, इसके अंदर कोई इतनी वो नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जिसमें मैं आपको जिसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ज़ाहिरी बात है हर कस्टमर जो है वो अपनी मार्जिनल जो उसकी एवेल्युएशन होती है प्रोडक्ट की कि जी उसको कितना फ़ायदा पहुंचा रही है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट सेट होती है। मैन्युफैक्चरर मैक्सिमाइज अपनी प्रॉफिट्स को कैसे कर सकता है कि जी अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करके सारी प्रोडक्ट्स को एक प्राइस पे नहीं डिफरेंट प्राइसेस पे रखे तो वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है चैप्टर 11। अब होपफुली चैप्टर 11 अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं कंटिन्यू करूँगा। चैप्टर 11 अब हमारा थोड़ा सा ही रह गया है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म डिस्क्रिमिनेशन रह गई है कि ट्रेड प्रमोशंस से क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि जी मल्टी एचेलॉन साइकिल इन्वेंट्रीज कैसे मैनेज की जाती है। मल्टी एचेलॉन का क्या मतलब होता है कि जी
डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं या डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो इन्वेंट्री होती है उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर एक इंटीजर रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी है। मैं सिर्फ इसको डिस्कस करूंगा, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेरा बेसिक मकसद अगले लेक्चर के अंदर ये होगा कि मैं आपको जो ये ट्रेड प्रमोशंस होती हैं और ये जो शॉर्ट टर्म डिस्काउंटिंग होती है कि जी एकदम से आपको प्राइस रिबेट मिल जाता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं ये अगले लेक्चर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करूंगा। अब टिल नाउ हमने चैप्टर 11 प्रीडोमिनेंटली चैप्टर 11 कर लिया है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो थोड़ी बहुत थ्योरी है जो मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं ज़्यादा उस पर एम्फेसिस दिया, वो सारी थ्योरी आप जाके बुक से खुद पढ़ो। इन सारी जो एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको दी हैं उनका बुक में जाके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनका पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट किया डिफरेंट आइडियाज़, उन सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ को आप बुक के अंदर ढूंढें कि ये चीज़ यहाँ डिस्कस की गई है। आपकी बुक के अंदर आइडिया डिस्कस है, फिर उस डिस्कशन के बाद उस आइडिया की थ्योरेटिकल इक्वेशंस हैं, फिर उसके बाद उसकी एक एग्जांपल आ जाती है। फिर आइडिया को वो इवॉल्व होता है, थोड़ा सा उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उसके अंदर इक्वेशंस आती हैं, थ्योरी आती है और फिर एग्जांपल आ जाती है। तो जो आइडिया जिस तरीके से मैंने आपको जो आइडियाज़ कन्वे किए हैं उस तरीके से उन आइडियाज़ को आप अपनी बुक के अंदर ज़रूर ढूंढिएगा। Until next time, this is Dr. Fahad Amjad. Assalamu alaikum.